नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को दीक्षांत मंडप में आयोजित हुआ। इस समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने सफल विद्यार्थियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ठीक एक दिन पहले आयोजित इस दीक्षांत समारोह में महिलाओं ने अपना दबदबा कायम किया। कुल 63 गोल्ड मेडल में से 48 गोल्ड मेडल लड़कियों ने अपने नाम किए। वहीं डिग्री प्राप्त करने वाले कुल 4,410 विद्यार्थियों में से 3,291 लड़कियां थीं। समारोह के दौरान राज्यपाल ने सफल विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हुए समाज सेवा के माध्यम से अपनी पहचान बनानी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में कई असफलताएं आती हैं, लेकिन कर्तव्य पथ पर बिना घबराए आगे बढ़ने वाला ही सफल होता है। राज्यपाल ने छात्रों को झारखंड की विभूतियों के जीवन से प्रेरणा लेने की सलाह दी ताकि वे अपने लक्ष्य की दिशा में पूरी मेहनत और समर्पण के साथ कार्य कर सके। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रेरणा दी और उनके कठिन परिश्रम और समर्पण को सम्मानित किया। खासकर महिलाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने इस समारोह को और भी खास बना दिया। संघर्षों के बीच भी सपनों को साकार किया। इनसे हमें सीखना होगा। इन विभूतियों के जीवन में केवल संघर्ष ही नहीं बल्कि दूरदृष्टि और आत्मशक्ति का अद्भुत समन्वय था। हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। जीवन में चुनौतियां आएंगी, असफलता भी मिलेंगी, लेकिन जो गिरकर उठता है वही विजयी होता है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, कल को कर पाषाण और श्वास को ज्वाला बना, भाग्य बल पर न जी तू खुद को से ही अपना रथ चला। मैं ये वक्त है सूचना का, ज्ञान का, कलम की ताकत का, तकनीक की ताकत पहचानने का। अपने हाथों में मिली है ये कलम की ताकत से आप मिली है। और हमें ध्यान है कि राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है, कलम देश की बड़ी शक्ति, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमाग में भी आग लगाने वाली, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे और प्रज्वलित प्राण देश का कभी मरेगा हाल है। और सरायकेला जिला के आदित्यपुर स्थित एशिया भवन में शुक्रवार को झामुमो जिला कमेटी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें आदित्यपुर नगर एवं गम्हरिया प्रखंड कमेटी गठन को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। कार्यकर्ता सम्मेलन में आदित्यपुर नगर एवं गम्हरिया प्रखंड कमेटी गठन को लेकर कई कार्यकर्ताओं ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। गहमा-गहमी के बीच कार्यकर्ताओं ने समर्थकों के साथ जिलाध्यक्ष शुभेंदु महतो, सरायकेला विधानसभा के प्रत्याशी रहे गणेश महाले, केंद्रीय सदस्य गणेश चौधरी, कृष्ण बास्के समेत अन्य नेताओं के बीच अपनी दावेदारी पेश की। कार्यकर्ताओं के दावेदारी को सूचीबद्ध कर केंद्रीय कमेटी को भेजा जाएगा, जिस पर अंतिम मुहर लगेगी। बैठक में बड़ी संख्या में आदित्यपुर एवं कमरिया क्षेत्र के महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा 23 मार्च से संथाल में धर्मांतरण एवं बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दे को लेकर आंदोलन छेड़े जाने के विषय पर झामुमो नेता गणेश महाले ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चंपई सोरेन को पार्टी और पाला बदलने के बाद घुसपैठ और बांग्लादेशी के मुद्दे नजर आ रहे हैं। इससे पूर्व जब वे राज्य की कमान संभालते थे तो उनके आंखों पर पट्टी बंधी थी। उन्होंने कहा कि झारखंड में रहने वाले सभी लोग झारखंडी हैं, यहाँ कोई भीतरी या बाहरी नहीं है। घुसपैठियों को लेकर अपना राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करा। वो भी सब एक समय मुख्यमंत्री था, उस समय उनको घुसपैठी नहीं दिखाता। आज भाजपा में जाके भाजपा का भाषा बोल रहे हैं। झारखंड में कहीं भी कोई घुसपैठी नहीं है। झारखंड में जो लोग भी हैं यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और यहाँ के शोषित वंचित परिवार के लोग हैं। झारखंड में जो लोग भी है यहाँ का झारखंडी मूल रूप से झारखंडी है, कोई भी यहाँ घुसपैठी नहीं है। इस सम्मेलन के माध्यम से कमेटी का विस्तार करना है और उसी के निमित्त आज हम लोग अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष और सचिव और कोषाध्यक्ष का चयन कर रहे हैं, जिसमें
सभी कार्यकर्ता काफ़ी अपने उत्साह के साथ अपना भागीदारी पार्टिसिपेट कर रहा है। उसमें से हम लोग जो पार्टिसिपेट जितने लोग नाम आएंगे उनके सभी नामों को संयोजक मंडली के प्रमुख के द्वारा हम लोग केंद्र को भेजने का काम करेंगे और केंद्र से हमारा यहाँ अध्यक्ष सचिव उपाध्यक्ष का घोषणा होगा और उसी का हम लोग पालन करने के लिए आदिपुर के एशिया भवन में आज संयोजक मंडली के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक है। सरायकेला जिले के कपाली ओपी थाना क्षेत्र के कमारगोड़ा फॉरेस्ट एरिया में सुनारी के एक छात्र की गला रेत कर हत्या करने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले का उद्भेदन के लिए एसडीपीओ चांडिल के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था। तकनीकी और मानवीय साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 अभियुक्तों राहुल दास और मोहम्मद आसिफ उर्फ आसिफ खान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि हत्या का कारण मरीन ड्राइव सड़क पर दुकान लगाने को लेकर मृतक और राहुल दास के बीच विवाद था। इस विवाद के कारण दोनों के बीच आपसी रंजिश थी और इसी रंजिश के चलते योजनाबद्ध तरीके से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाबर, स्कूटी, मोटरसाइकिल, 2 स्मार्टफोन और राहुल दास के खून से सने चप्पल बरामद किए। मालूम हो कि गुरुवार सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि कपाली ओपी क्षेत्र के कमारगोड़ा फॉरेस्ट एरिया में एक युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान सुनारी निवासी न्यू गाला बस्ती निवासी शिवम कुमार सिंह के रूप में की। मृतक के भाई के आवेदन पर मामला दर्ज कर जांच शुरू किया गया, जिसके बाद दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। फॉरेस्ट एरिया में एक शव पड़ा है और मतलब गला के रेत की हत्या की गई थी। उसका सत्यापन और ये जांच पड़ताल किया गया। फर्दर उसके पहचान हो पाई, जिसका नाम शिवम कुमार सिंह, जो मुख्यतः सोनानी थाना क्षेत्र का रहने वाला था। तो उसकी हत्या हुई, जिसका पहचान उसके परिजनों के द्वारा भी किया गया। एक्चुअली घटना के बारे में जब हम लोग गहराई से इसमें जाँच पड़ताल पूछताछ किए तो बात प्रकाश में आई कि राहुल दास जो मुख्यतः सोनारी थाना के जो मरीन ड्राइव है क्षेत्र में जो दुकान लगाते हैं, दुकान लगाने के क्रम में इससे काफ़ी वाकचक हुआ था और पूर्व में भी विवाद रहा था। तो उसी को लेकर में इसके अंदर में रंजिश चल रहा था और बदले की भावना थी। उसी क्रम में ये मतलब है कि 5 तारीख के रात में करीब 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास कॉल कर ये मृतक को फ़ोन करता है शिवम सिंह को और बुलाता है और बोलता है कि हमको शराब वर्गा पीना है। तो दोनों पीने के लिए फिर वही फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं जो कपाली क्षेत्र में पड़ता है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना क्षेत्र के लोवाडी गांव में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी छापेमारी की है। इस कार्रवाई में जंगली इलाके में नदी किनारे चल रहे अवैध चुलाई शराब की 6 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया है। इस छापेमारी में 210 लीटर अवैध चुलाई शराब के साथ साथ शराब बनाने के लिए उपयोग किए जा रहे 16,000 किलोग्राम जावा महुआ भी बरामद किया गया। इस कार्रवाई के बाद उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के निर्माण में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए ये कार्रवाई महत्वपूर्ण है और इस मामले में आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी में शामिल उत्पाद विभाग की टीम ने कहा कि क्षेत्र में इस प्रकार के अवैध धंधों को समाप्त करने के लिए लगातार अभियान जारी रहेगा। चलिए उसको भी बहुत है। झारखंड में गिरती कानून व्यवस्था एक बार फिर झारखंड सरकार के लिए चुनौती बन गई है। इस पर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। मालूम हो कि हाल ही में रांची के चान्हो क्षेत्र में 2 साधुओं की हत्या कर दी गई, जबकि भाजपा नेत्री और शिबू सोरेन की बड़ी बहू के पूर्व पीए ने उन पर जानलेवा हमले की कोशिश की। इसके अलावा रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी को दिन दहाड़े गोली मारकर घायल कर दिया गया। इन घटनाओं पर राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी मामलों में कार्रवाई चल रही है और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी तरह से इस दिशा में काम कर रही है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जनता में असंतोष बढ़ रहा है। 4 आदमी पकड़े गए हैं। हाँ, उसमें भी पकड़े जाएंगे। उसमें भी आदमी चिन्हित हो गए किन्होंने किया, वी हैव आइडेंटिफाइड, पकड़े जाएंगे उसमें। और जो ये बरियातू वाली घटना उसमें पकड़े जाएंगे
और जो बाकी जो 2 लोगों की हत्या हुई है उसमें भी 4 आदमी अरेस्ट हो गए, 24 घंटे में अरेस्ट हो गए। तो बरियातू वाले में क्या अपडेट है सर? इसमें हमें पता लग गया किसने किया ये, इंटरनेशनल नंबर से उस पर मैसेज भी आया है, नंबर को हम लोग ट्रेस बैक कर रहे हैं। वो मयंक सिंह के नाम से कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कौन लोग हैं हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और मैंने अभी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एसपी को भी इसमें लगा दिया। मुझे उम्मीद है कि इसमें भी लोग को हम पकड़ लेंगे। ओके, थैंक यू। ये जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में शुक्रवार को शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, डीडीसी अनिकेत सचान, जिला परिषद सदस्य और जिला अंतर्गत सभी पंचायतों के मुखिया उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, समग्र शिक्षा और नई शिक्षा नीति के तहत उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराना था। इन जिम्मेदारियों में 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का शिशु पंजीकरण, नामांकन, ठहराव और 12वीं कक्षा तक शिक्षा पूर्ण कराने का कार्य शामिल है। अपने संबोधन में जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका पंचायत के संपूर्ण विकास में अहम है। खासकर शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने मुखियाओं से बच्चों की स्कूल उपस्थिति, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और माता पिता को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने की अपील की। वहीं डीडीसी ने बच्चों की नियमित उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देते हुए पंचायतों में ज्ञान केंद्रों को तकनीकी से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मुखियाओं से सरकारी स्कूलों की निगरानी और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए प्रयास करने की अपील की। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई मुखियाओं को सम्मानित किया गया। सम्मेलन का आयोजन सिद्धगोड़ा टाउन हॉल परिसर में झारखंड शिक्षा परियोजना पूर्वी सिंहभूम के द्वारा किया गया था। इसमें जिला स्तर से सभी मुखियों को आमंत्रित किया गया था हमारे द्वारा। साथ ही साथ इसमें सभी मुखिया गणों को उनके जो भी अधिकार क्षेत्र है, जो शिक्षा विभाग के द्वारा सभी संचालित योजनाओं में उनका जो भी घटक है, जहाँ पे उनको कर्तव्य बोध कराने के लिए जो भी हमारे द्वारा विभिन्न योजनाओं में उनका सहयोग अपेक्षित रहता है, उसके बारे में उनको बताया गया। साथ ही जहाँ जहाँ सहयोग उनसे और प्रार्थित है आने वाले अकादमिक वर्ष के लिए, उनके सभी को उसके बारे में बताया गया। सभी मुखिया द्वारा जो भी प्रखंड स्तर पर शिक्षा क्षेत्र में उचित कार्य किया जा रहा है और अच्छा कार्य किया जा रहा है, उसके एक सम्मानित एक मंच प्रोवाइड करने के लिए भी जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन एक उचित मंच के रूप में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आज सभी प्रखंड से, प्रत्येक प्रखंड से शिक्षा के क्षेत्र में 2 उत्कृष्ट कार्य कर रहे मुखिया बंधुओं को हमारे द्वारा जिला उपायुक्त, विकास आयुक्त महोदय, जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय के द्वारा सम्मानित किया गया। और आशा यही है कि हमारे सभी मुखियागण यहाँ से एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ जाएं और आने वाले वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विभाग और सरकार की जो अपेक्षा है उसको क्रियान्वित करें। राजधानी रांची के बूटी मोड़ स्थित कृष्णा मार्केट के तुलिका ड्रेस हाउस में गुरुवार देर शाम भीषण आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया गया, कपड़ा दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इस आगलगी में कपड़ा दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ है। आग की लपटें इतनी तेजी से दुकान में फैली कि किसी को संभालने तक का मौका नहीं मिला। दुकान के आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह बाहर भागकर अपनी जान बचाई। कपड़ा दुकान होने की वजह से आग बेहद तेज गति से दुकान में फैली, जिसकी वजह से दुकान में रखे हुए सभी तरह के कपड़े जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि कपड़ा दुकान में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आग लगने के बाद अग्निशमन विभाग और सदर थाना को मामले की जानकारी दी गई। हालांकि जब तक दमकल के वाहन मौके पर पहुंचते, तब तक दुकान पूरी तरह से तबाह हो चुका था। मौके पर पहुंचे दमकल के वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सदर थाना प्रभारी ने बताया कि आग लगने की घटना की जांच की जा रही है। अब तक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जमशेदपुर के बर्मामेंस थाना क्षेत्र के कैरेज कॉलोनी मुस्लिम बस्ती में नशे के कारोबार को लेकर फेसबुक पोस्ट से शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प और फायरिंग तक पहुंच गया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद साजिद उर्फ सनीर, मोहम्मद साहिद, मोहम्मद गुलाम और लाल मोहम्मद शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास एक पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, एक चाबड़, एक पिलेट और 2 खोखा बरामद किया है। दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज कराते हुए कुल 2 दर्जन से अधिक लोगों को नामजद किया गया है। घटना में घायल 3 लोग अब भी इलाजरत हैं। ये जानकारी बुधवार को एसएसपी किशोर कौशल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया
कि गिरफ्तार साजिद के खिलाफ पहले से बर्मा थाने में 8 और शाहरुख पर 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार नशे के धंधे को लेकर एक गुट ने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी, जिसे लेकर विरोधी गुट के लोगों ने आपत्ति जताई। दिन भर दोनों पक्षों के बीच बहस और कहासुनी होती रही। शाम होते होते मामला मारपीट और फायरिंग तक पहुंच गया। हिंसा की इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस ने एहतियात इलाके में गश्त बढ़ा दी है और फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। चलिए ठीक है, ले जाओ। आसपास रहने वाले गुटों के बीच में झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद फायरिंग की घटना भी सामने आई। चापड़ से भी हमला किया गया। फायरिंग में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन चापड़ से मार करके घायल किया गया और आपस में गुत्थम गुत्था कई सारे लोग हुए, जिसमें कि 25 से ज़्यादा लोगों के ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज दोनों तरफ से कराई गई है। इसमें अभी 3 लोग अस्पताल में इलाजरत भी हैं और 5 इसमें से जो अपराधकर्मी हैं उनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई है। शेष के विरुद्ध छापेमारी अभी चल रही है, अनुसंधान जारी है। और इन जो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें जो मुख्य एक तरफ से मोहम्मद शाहिद है, जिसके विरुद्ध पहले से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के 8 केस जो है वो बर्मा माइंस में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ज़्यादातर मारपीट और चोरी और इसी प्रकार के मामलों के आरोपित रहा है। दूसरा जो है अपराधकर्मी वो मोहम्मद शाहरुख है। इसके विरुद्ध भी 7 मामले हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट और रंगदारी, मारपीट, चोरी इत्यादि धाराओं के अंतर्गत यह आरोपित रहा है। इनके पास से जो है वो एक देसी पिस्टल और 7 जिंदा गोली भी बरामद हुई है। जिस चापड़ का प्रयोग किया गया था मारने के लिए, घायल करने के लिए, वो भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ फायर किया हुआ जो कार्ट्रिज है 2 वो भी मिला है और 1 पिलेट भी वहाँ से बरामद हुआ है। तो ये अगर विवाद के मूल कारणों की बात करें तो ऐसा एक पक्ष का आरोप था कि दूसरा पक्ष जो है वो नार्कोटिक सब्सटेंस का जो है वो धंधा करता है। इसको लेकर के फेसबुक में पोस्ट किया गया, जिस पर दूसरे गुट के द्वारा आपत्ति जाहिर की गई और एक बाताबाती दिल में भी इसको लेकर के हुई और देर रात्रि जो है इसको लेकर के दोनों ही परिवार के लोग, दोनों ही गुट के लोग ऐसा कहें, इसमें परिवार के लोग भी शामिल हो गए, महिलाएं भी शामिल होंगी और दोनों ही पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं जानलेवा हमला किया। इसमें लेकिन पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में किया। चूँकि काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जमा थे, उसको स्थिति को नियंत्रण में करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और छापेमारी चल रही है और उम्मीद है कि जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। वहाँ स्थिति नियंत्रण में रहे, इसके लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि लगातार वहाँ पे गश्त सुनिश्चित करें और सतत रूप से अभी अगले कुछ समय के लिए बलों को तैनात करें। वहीं जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत रेलवे फाटक के पास देर रात इस्लाम नगर निवासी रहमत और उनके पिता परवेज पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। घायल दोनों पिता पुत्र का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत की गई है। लगाया अभी खाली स्टिच हुआ है। रहमत साक्षी के संजय मार्केट में एक कपड़े की दुकान में काम करता है। घटना के समय वह अपने पिता परवेज अहमद के साथ घर लौट रहे थे, तभी अचानक बाइक से आए 3-4 युवकों ने उन पर हमला कर दिया। इस मामले में रहमत के पेट और उनके पिता के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। हमला इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाई और एक हमलावर को पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में जुगसलाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमले की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही जांच में सारी बातें सामने आ जाएंगी। क्या हुआ है पहले इसकी जानकारी तो नहीं था, लेकिन अभी पता चल रहा है कि दुकान की विवाद है, क्योंकि जिस टाइम हादसा हुआ उस टाइम को जानकारी नहीं था। हम अपने साथ में इसको साक्षी बादशाह चाय दुकान के पास से लेकर जुगसलाई की ओर चले अपने घर की तरफ और घर पहुंचे तो आराम से हम लोग जा रहे थे और सुरती चौक के पास में, मतलब इसका जहाँ सब्जी बिक्री होता है जुगसलाई में, उस पहला कपड़ा दुकान के पास, टेलर दुकान के पास में वो लड़का अचानक 5 लड़का आया और 5 लड़का आके अचानक ही चलाना शुरू किया। धारदार था उसके हाथ में और जब पेट में मारा तो हमको लगा, हम जब पकड़ के कर लिए तो इसको भी वहीं पर ही मार दिया। अब मारने के बाद में ये क्या किया, दौड़ना शुरू कर दिया।
ये दौड़ा और दौड़ने के बाद में अपने दोस्त यार को जाके बोला कहाँ पर, ये SBI बैंक के पास में जहाँ बिरयानी बिक्री होता है वहाँ गोलापट्टी कुछ दोस्त ऐसा इसका था, और वो लड़का लोग उसको दौड़ के पकड़ा, खदेड़ के एक लड़के व्यक्ति को पकड़ाया गया है, वो थाना में है। मैं साक्षी में काम करता हूँ कपड़े दुकान में। कल रात 9 बजे के टाइम जुगसला के कुछ लड़के आए हुए थे कपड़े लेने मेरे से। उसी दौरान उन लोगों ने मुझसे से बहसाबाजी की दुकान में और बोला मारेंगे वगैरह। फिर दुकान बंद करने के बाद मैं जब बाहर गया तो लड़के लोगों ने मुझे घेर लिया। सब लड़के लोग ज़्यादा थे, 8-9 लड़के थे, लोग घेर लिया। लोगों ने बहसाबाजी मुझसे किया, मुझे मारा भी और मैंने भी मारा। फिर उसके बाद मैंने पापा के साथ घर जा रहा था मैं, तो जुगसलाई में उन लोगों ने मुझे घेर लिया बहुत झुंड बना के, और उन लोगों ने मुझे मारा चाकू को पूरा। पापा को भी हाथों मारा है पूरा जोर से एकदम। एक लड़का को हम जानते हैं इमरान करके, बाकी का शकल हम नहीं देख पाया। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित चाकड़ी पंचायत के पोड़ा हातू दड़िया बिल में गुरुवार रात जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने श्रीपति सरदार के घर का दरवाजा तोड़कर उनके घर में रखे धान और गेहूं को खा लिया। चोर देखा कि चोर विजय सोना को कुड़ू किद्दो। गुरुवार की रात श्रीपति सरदार का पूरा परिवार बगल के गांव में था और रात वहीं ठहरा था। इस बीच जंगली हाथियों ने उनके घर में घुसकर 4 बोरा धान और 1 बोरा गेहूं को चट कर लिया, जिससे उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। श्रीपति सरदार के परिवार के सदस्य मंथला सरदार ने बताया कि इस बार धान की उपज अच्छी हुई थी और वे लोग निश्चिंत थे कि अब पूरे साल चावल नहीं खरीदना पड़ेगा, लेकिन जंगली हाथियों के हमले से उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। उन्होंने इस घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि अब उनके समक्ष बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है ताकि इस नुकसान की कुछ हद तक भरपाई की जा सके और परिवार को होने वाले आर्थिक क्षति का कुछ समाधान हो सके। कल राते हाथी समय छिलो, आगुड़ भांगी करी घर समय छिलो और धान बार कराई करी 4 बोरा खाइलो और 1 बोरा गहम छिलो ओइगा खाइलो और बाहर गई गोटा छितिबुति करी दिलो। दुठनी घर थाके सबुदिन बाहर छिली এই ঘরে छिली কত दिन, तो तार बादे কালকে घर যাই छिली गाँ पोड़ा हाथू गाँ गाँव घर আছে और बाहर घर আছে, तो बाहर घरेर धान गा खाइलो। और झामुमो का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन रांची में 14 और 15 अप्रैल को आयोजित होगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। झामुमो कार्यालय में गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता के दौरान महासचिव से प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने इस संबंध में जानकारी दी। विनोद पांडे ने बताया कि खेलगांव स्थित इंडोर स्टेडियम में झामुमो का 2 दिवसीय महाधिवेशन संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल के अवसर पर शुरू होगा और समापन 15 अप्रैल को किया जाएगा। बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति बनेगी। उन्होंने कहा कि महाधिवेशन में झारखंड समेत बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम और तमिलनाडु से प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इन प्रांतों में झामुमो की सांगठनिक इकाइयां हैं। महाधिवेशन आरंभ होने के बाद केंद्रीय समिति भंग कर दी जाएगी। पार्टी के सदस्यता अभियान चल रहा है और 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछली बार 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य था। 16 जनवरी से पूरे राज्य में पंचायत से लेकर जिला स्तर की कमेटियां भंग की जा चुकी हैं। महाधिवेशन से पूर्व इसके गठन की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। राज्य की सत्ता में शानदार तरीके से वापसी से स्पष्ट है कि पार्टी का संगठनात्मक दायरा बढ़ा है। महाधिवेशन में केंद्रीय समिति भंग की जाएगी और संचालन मंडली व अध्यक्ष मंडली गठित होगी। इस 2 दिवसीय महाधिवेशन में लगभग 3900 प्रतिनिधि भाग लेंगे। कुछ महाधिवेशन को संचालित करने के लिए और बेहतर ढंग से हम प्रतिनिधियों का जो उनका बात होता है, जो उनकी प्रतिक्रिया होती है महाधिवेशन के दरमियान, उसमें समय देने के लिए हम लोगों ने अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में जो प्रतिनिधियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको हम लोगों ने रखा है कि महाधिवेशन से पूर्व में सभी प्रतिनिधियों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उनका जो शुल्क जमा किया जाता है वो जमा हो जाएगा और उसके बाद में जब वो प्रतिनिधि महाधिवेशन में भाग लेने के लिए आएंगे तो उनको एक अच्छा सिस्टमेटिक माहौल
वहां पर देने का पार्टी के तरफ से प्रयास किया गया है। संगठनिक कार्यों के जो निष्पादन अभी चल रहे हैं और जो सदस्यता अभियान अभी हम लोगों का जारी है, वो सदस्यता अभियान और संगठनिक जो कार्यक्रम है पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी के और नगर महानगर कमेटी के गठन से संबंधित, उसके लिए 31 मार्च तक हम लोगों ने समय दिया है कि 31 मार्च के अंदर में पार्टी का सदस्यता अभियान और जो पंचायत, प्रखंड, जिला, महानगर और नगर का जो गठन करना है, वो प्रक्रिया हम लोगों को पूरा कर लेना है। और उसके बाद फिर 15 अप्रैल के बाद से हमारा पुनः पार्टी का सदस्यता अभियान प्रारंभ हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों के समक्ष हम लोगों ने रखी है ताकि आप लोगों के माध्यम से जो हमारे पार्टी के सदस्य हैं, जो प्रतिनिधि हमारे होंगे, उन तक ये बातें पहुंच पाए। और आप लोगों के अंदर भी उत्सुकता थी, पार्टी महाधिवेशन को लेकर के अलग अलग सवाल हम लोगों से किए जाते थे, तो उसको भी हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया है। और अगर विस्तार से इस पर हम लोग कुछ बताना चाहेंगे तो वो महाधिवेशन से पहले आप लोगों को हम लोग बुला करके, और महाधिवेशन किस तरह से संपन्न होगा, कौन कौन सी उसमें कमेटियां बनती है, किस तरह से उसको संचालित हम लोग आगे कर पाएंगे, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हम लोग रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना क्षेत्र के पोड़ाडी पंचायत के खेरपाल में पीएम आवास योजना के सर्वे के दौरान रोजगार सेवक सुशांत सीट के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित रोजगार सेवक ने थाना में लिखित शिकायत की है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार बीडीओ के निर्देश पर और मुखिया दुखनी माई सरदार की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास फेज 2 के तहत सर्वे किया जा रहा था। इस दौरान खेरपाल निवासी गौतम पाल ने सर्वे स्थल पर पहुंचकर रोजगार सेवक से सर्वे करने को कहा, तो सुशांत सीट ने उन्हें बताया कि कुछ समय बाद वह आकर सर्वे कर देंगे। लेकिन गौतम पाल और उसके साथी शुरू पाल ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें आज तक कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली। इस दौरान बहस बढ़ गई और बात इतनी बढ़ गई कि रघुनाथ पाल और उसके 2 बेटों ने रोजगार सेवक सुशांत सीट के साथ धक्का मुक्की की और मारपीट की, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े। आरोप है कि इस दौरान जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस संबंध में रोजगार सेवक ने कोवाली थाना में लिखित शिकायत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की, मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने इस मामले में सरकारी काम में बाधा और मारपीट का आरोप लगाते हुए तीनों आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। हम लोग खेरपाल गाँव प्रधानमंत्री सर्वे आवास करने गए थे। हम लोग तीनों थे, मुखिया जी साथ में था, पंचायत सचिव भी था, हम भी थे। तो तीनों मिलकर हम लोग करने गए। वो आपका पाल, यहाँ खेरपाल जो है पाल टोला है, दुर्गा मंदिर से आपका इधर नीचे तरफ, वहीं पर हम लोग कर रहे थे। तो अचानक बहुत सारा झुंड लग गया। तो हम लोग इस टोला का करते करते दूसरा टोला का थोड़ा आगे, दुर्गा मंदिर का आगे का 2 आदमी आया हुआ था। तो वो लोग बोल रहा हम लोग का कर दीजिए। हम लोग बोले कि भाई चलो पहले ये लोग का कर देते हैं, उसके बाद उधर जाएंगे तो सामने होगा आप लोग का। तो उसमें वो लोग तैयार नहीं, वही गाली गलौज, पूरा मैंने गाली गलौज किया। हम लोग का नहीं हो रहा, हम लोग का नहीं कर रहा, दुनिया भर का मैंने गंदा गंदा गाली दे रहा है ना। और फिर गाली गलौज हुआ। गाली गलौज करते करते हम बैठे थे वहाँ पीढ़ा में, हमको पूरा धक्का मुक्की देके गिरा दिया, मारपीट भी थोड़ा बहुत किया और जान मार देंगे आपका, हाँ ऐसे करके धमकी दिया। तो हम लोग इसीलिए थाना आए। आपका कोई ये गांव सब में झमेला करेगा तो कौन काम करेगा? आपका कोई काम करेगा? रांची के श्रमटोली स्थित सरना स्थल के समीप बन रहे फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग तेज हो गई है। इसे लेकर केंद्रीय सरना समिति के बैनर तले आदिवासी समुदाय के लोगों ने शुक्रवार को हरमू बाईपास रोड पर विशाल मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। इस दौरान आदिवासी समुदाय ने सरकार के समक्ष शांति से आग्रह करते हुए कहा कि सरना स्थल के समीप हो रहे निर्माण को तत्काल रोका जाए। कार्यक्रम में शामिल आदिवासी नेत्री
कुंद श्री मुंडा ने कहा कि अबुआ सरकार होने के बाद भी आदिवासियों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जो एक विडंबना है। सिरम टोली स्थित सरना स्थल के पास फ्लाईओवर के निर्माण से सरहुल शोभा यात्रा में व्यवधान आ सकता है। हम झारखंड सरकार से अपनी मांग करते हैं कि सिरम टोली सरना स्थल के रैंप को तुरंत हटाया जाए। में आदिवासी मुख्यमंत्री ही रहे हैं, सिर्फ रघुवर दास जी को छोड़कर, लेकिन विडंबना ये है कि अबुआ सरकार होने के बावजूद आदिवासियों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आज का जो मुद्दा है, केंद्रीय सरना स्थल जो सिरम टोली का है, उस सरना स्थल को अधिग्रहण कर लिया गया बिना समाज से पूछे। दूसरी बात, सरना स्थल के ठीक सामने, उनके मुख्य द्वार के सामने फ्लाईओवर का रैंप उतारा गया, जिसका विरोध आज आदिवासी समाज कर रहे हैं। अगर रैंप वहां पर रहेगा तो जो लाखों की संख्या में जो भीड़ आती है सरहुल जुलूस में, वो जुलूस एक साथ सरना स्थल पर नहीं अंदर घुस पाएगी। इस कारण से लोग आक्रोशित हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरना स्थल को जो छोटा किया गया अतिक्रमण करके, उसको नापी करा के उसको 46 डिसमिल जो खतियान में दर्ज है उसको वापस किया जाए, और जो रैंप बना हुआ है सरना स्थल के ठीक सामने उसे हटाया जाए। जहां तक हम लोग देख रहे हैं कि अबुआ सरकार होने के बावजूद हमें ऐसा लग रहा है कि साजिश के तहत हमारे सरहुल को, शोभा यात्रा को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, आदिवासियों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जो आदिवासी समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं इस विषय पर बीजेपी हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि आदिवासी समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री और मंत्री से अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर मुलाकात की थी, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं की गई। इस कारण लोगों को अपनी आवाज उठाने के लिए मानव श्रृंखला बनाकर सड़क पर उतरना पड़ा। समाज, सरना समाज का आस्था, सिरम टोली के पास जो सरना स्थल है, वहाँ लाखों लोग हर वर्ष सरहुल के दिन जुटते हैं, और विकास के नाम पर विनाश नहीं होना चाहिए। हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, धरोहर है, उस जमीन को सुरक्षित रहना और रखना सरकार की जिम्मेवारी है। समाज ने माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी के पास जाके ज्ञापन सौंपा, मंत्री जी ने वहाँ साइट विजिट किया, लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपनी भावना से उनको अवगत कराया, लेकिन दोनों मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों ने इस बात को नज़रअंदाज किया। बाध्य होकर समाज आज मानव श्रृंखला के रूप में सड़क पर उतरा है। मेरा आग्रह और निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आदिवासी समाज की जो इच्छा है, जो उनकी मांग है, वो जायज़ मांग है, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके वैकल्पिक व्यवस्था करके उस जगह को सुरक्षित और संरक्षित रखने का काम करें। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने नेता प्रतिपक्ष के चयन और राज्य के अन्य ज्वलंत मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी ध्यान आकृष्ट किया और सरकार से इसके समाधान की उम्मीद जताई। विधायक सरयू राय ने नेता प्रतिपक्ष के चयन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर दी गई है। काफी दिनों तक ये पद खाली था, लेकिन अब इस पद का चयन हो जाने से सरकार के समक्ष किसी प्रकार का बहाना नहीं होगा और विधानसभा सुचारू रूप से चलेगी। वहीं विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों के विषय में विधायक ने कहा कि कई मामलों में गलत उत्तर दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि विधानसभा में प्रश्न तथ्यों की सही जानकारी के लिए किए जाते हैं और अगर जवाब गलत दिए जाएंगे तो इससे स्थिति और बिगड़ेगी। की घोषणा भाजपा ने अपने नेता के रूप में की और आज विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने उनको नेता प्रतिपक्ष भी घोषित कर दिया। बहुत दिनों तक नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली थी, आज नेता प्रतिपक्ष मिल गए तो विधानसभा भी सही तरीक़ा से चलेगी और कई नियुक्तियां रुकी हुई हैं, उनकी ओर भी सरकार अब कोई बहाना नहीं कर सकेगी कि नेता विपक्ष नहीं रहने के कारण से ये नहीं हो रहा है। झारखंड में कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए सरयू राय ने कहा कि जिस प्रकार से गुरुवार को जमशेदपुर में एक युवक की हत्या, सीता सोरेन पर हमला और राजधानी रांची में कोयला व्यापारी पर गोलीबारी जैसी घटनाएं हुई, उनसे लगता है कि सरकार के सूचना तंत्र में विफलता आ गई है। उन्होंने राज्य सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की ताकि कानून व्यवस्था में सुधार हो सके। झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लगता है कि सरकार के पुलिस विभाग के हाथ से बाहर हो गई है। कल जमशेदपुर में भी
एक लड़के को नदी के उस पार ले जाकर हत्या कर दी गई। कोई उसका पता नहीं चल पा रहा है। और आज जो गंभीर घटनाएं हुई हैं, सीता सोरेन जी पर हमला हुआ हो या कोयला व्यवसायी के या रांची में खास करके हो जा रहा है, ऐसा लगता है कि जो सरकार का सूचना तंत्र है वह सूचना तंत्र विफल हो गया है। इनका पहले से अंदाज़ा नहीं रहता है कानून व्यवस्था कहाँ खराब होगी, किस पर खतरा है। विशेष ये जो खुफिया विभाग है, विशेष शाखा है, ये तो लगता है कि बिल्कुल सो गई हैं। मुझे लगता है कि ये सरकार का जो पुलिस विभाग है या गृह विभाग है, उसको इसकी कोई चिंता नहीं है कि राज्य में अमन चैन शांति बहाल रहेगी कि नहीं बहाल रहेगी, और राज्य के किस कोने में कौन घटना कब घट सकती है, इसके बारे में कोई अंदाज़ा इनको पहले से नहीं रहता है। तो अब जो बजट में हम लोग इनको दे रहे हैं पैसा पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए, तो बेकार साबित हो रहा है। मुझे लगता है कि पुलिस में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालनी चाहिए और वही इसके लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए। और रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में शुक्रवार को स्टूडेंट्स फिल्म फेस्टिवल साय नौश्योर का आयोजन किया गया। ये फिल्म फेस्टिवल मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सेंट जेवियर्स कॉलेज के साथ साथ अन्य कॉलेजों के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शित किया। इसका उद्देश्य कॉलेज लेवल पर स्टूडेंट्स को मंच प्रदान करना है। यहाँ स्टूडेंट्स अपनी बनाई फिक्शन फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म में शोकेस करते हैं। इस साल इंटर स्टेट कंपटीशन हो रहा है। रांची के अलावा जमशेदपुर और अन्य जगहों से भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिल्म फेस्टिवल में मोबाइल फोटोग्राफी और DSLR फोटोग्राफी भी आकर्षण का केंद्र है। दोनों दिन मिलाकर 16 मूवीज दिखाई जाएंगी। सभी स्टूडेंट्स अपनी मूवी को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट दिखे और बिग स्क्रीन पर अपनी फिल्म को देखने के लिए काफी उत्सुक भी थे। कार्यक्रम में सेंट जेवियर्स कॉलेज के पूर्व प्राचार्य ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है और इसे फिल्मों के माध्यम से देश और दुनिया में पेश करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विव्स के आयोजन से निश्चित रूप से झारखंड को भी फायदा होगा और ये राज्य की सुंदरता को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक होगा। के लिए बहुत बड़ा मंच, झारखंड ऐसे ब्यूटीफुल बहुत सुंदर प्रदेश है। हरी घाटियाँ, नदी नाले, जंगल झाड़ और यहाँ के लोग जितने भी झारखंडी हैं, हम लोग कितने अच्छे हैं। यदि इन गुणों को, इन नैसर्गिक गुणों को बहुत शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म या अन्य माध्यमों के द्वारा कैप्चर किया जाए, उनको बनाया जाए, लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाए, तो इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और हम झारखंडी, चाहे जितने भी लोग झारखंड के विषय में देखेंगे, वे झारखंड का सही रूप पहचान पाएंगे, उसको वे महसूस कर पाएंगे। ये तो हम बोलना चाहेंगे कि वेरिएशन बहुत खुल गए हैं। जैसे पहले था कि सीमित लाइनें थी जिस पे लोग चलते थे, लेकिन अभी आप देखिएगा कि बहुत सारा नया कोर्स इंट्रोड्यूस कराया गया, NEP के द्वारा भी कराया गया, और जो CBSE था उसका भी शेड्यूल चेंज किया गया, जिसमें जो कि है आप देखिएगा ज्यादातर थ्योरी लेक्चर ये सब नहीं दिखाया जा रहा है, ज्यादा आपका ऑन फील्ड काम कैसे होता है वो दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को उसका महत्व समझ में आएगा और काम कैसे होता है असलियत में, वो स्टार्टिंग से वो सीखते रहेंगे, जिन्हें फील्ड में आके दिक्कत नहीं होगी। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था उनके द्वारा। इधर भाजपा नेत्री और पूर्व विधायक सीता सोरेन पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई है। घटना धनबाद के कतरास में एक शादी समारोह के दौरान घटी, जब सीता सोरेन एक होटल में ठहरी हुई थी। इसमें राहत की बात यह रही कि वक्त रहते ही सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को धर दबोचा। जानकारी के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन गुरुवार को धनबाद के सराय ढेला थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। इस दौरान वह एक होटल में रुकी। जब वो होटल के कमरे में गई तो वहां पहले से मौजूद देवाशीष ने उन पर पिस्टल से फायर करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले सीता सोरेन के सुरक्षा गार्ड ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और होटल से पिस्टल बरामद किया। DSP लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम दृष्टया पता चला है कि पिछले विधानसभा चुनाव में फंड को लेकर चर्चा हो रही थी। उसी को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद देवाशीष घोष ने सीता सोरेन पर हथियार तान दिया।
उन्होंने बताया कि पूर्व पीए देवाशीष अपने साथ देसी पिस्टल रखता था। पूर्व विधायक एक शादी समारोह से आई थी, उनकी गाड़ी पूर्व पीए चला रहा था। गाड़ी में उनके साथ मौजूद कार्यकर्ताओं को पता था कि देवाशीष के पास पिस्टल है। मामले की जांच की जा रही है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल रात्रि में सूचना मिली थी धनबाद पुलिस को कि माननीय पूर्व विधायिका सीता सोरेन के ऊपर उनके पीए देवाशीष मनोरंजन घोष द्वारा हथियार तान दिया गया था। सूचना पाकर धनबाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पे जो सोनोटेल होटल के कमरा नंबर 618 में था वहां पे पहुंचकर देवाशीष मनोरंजन घोष के पास से एक देसी पिस्टल बरामद किया एवं घटना के पीछे की कारणों का पता लगाने की कोशिश की गई। तो उसमें जो प्रथम दृष्टया बात प्रकाश में आई है कि पिछले विधानसभा चुनाव में फंड को लेकर चर्चा हो रही थी, उसी में कहा सुनी होगी और पीए ने माननीय पूर्व विधायिका के ऊपर हथियार तान दिया। आगे ये भी पता चला है कि पीए पहले से ही देसी पिस्टल अपने साथ रखता था और माननीय पूर्व विधायिका रांची से कतरास एक शादी समारोह में आई थी। वो गाड़ी पीए ही चला रहा था, उसमें माननीय विधायिका बैठी थी और उनके साथ और भी जो कार्यकर्ता था उनको पता था कि उसके पास एक देसी पिस्टल है। हो गई तब हम लोग को पता चली है। इसमें सुरक्षा लैप्सेस भी हुए हैं, उस पर विशेषकर अभी जांच चल रही है और जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।